ओके बच्चों, तो अब हम लोग आज के टर्न पे यानी कि आज की डेट पे जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक जो उसको कहते हैं हम लोग लिमिट्स। तो बच्चों हम लोग लिमिट्स के बारे में आज देखेंगे कि लिमिट्स में और कौन सी बातें हैं जो हम लोग को पढ़नी होती है। अगर हम लोग कहें तो हम लोग लिमिट्स का एक तरह से रिवीजन भी करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही होगी। तो मैं हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो लिमिट्स है। तो बच्चों हम लोग लिमिट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे लिमिट्स के सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अब क्लास को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग ने अब क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले अगर हम लोग रिवीजन करते हैं तो ये सभी बच्चों को पता है कि लिमिट्स का क्या मतलब होता है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले उसको मैंने आपको एक एग्जांपल से बता रखा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है, वो फंक्शन है x² - 4/x-2। लेट से आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन में आपसे पूछा जाए इस फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली x = 2 पर बताइए। तो बच्चों जैसे ही आप इसमें x = 2 पुट करेंगे तो x = 2 पुट करने पर क्या होगा, आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो बच्चों इस तरह की जो भी वैल्यूज होती हैं जैसे 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, इन फॉर्म्स को बच्चों हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो होते हैं इनको हम लोग आंसर नहीं मानते, दीज आर नॉट द आंसर। लेकिन एक्चुअल में फंक्शन x = 2 पर अपनी रियल में वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लें तो वो वैल्यू नहीं दे पा रहा है। दैट मीन्स हम लोग उस फंक्शन में क्या करते हैं, लिमिट्स लेते हैं, यानी कि हम लिमिट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और हम कहते हैं कि हम डायरेक्टली उस फंक्शन की x = 2 पर लिमिट ना निकाल करके, उसकी डायरेक्टली x = 2 पर वैल्यू ना निकाल करके हम क्या करते हैं, हम नंबर लाइन पर सोचते हैं। हम 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर के उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और 2 के राइट हैंड साइड जाकर के फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन x = 2 पर डिफाइंड है और जो वो आंसर उसका वही होगा जो आपकी वैल्यू आ रही होगी। तो बच्चों आपको होपफुली याद आ गया होगा कि लिमिट्स का कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था और आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लिमिट्स लेने के लिए क्या करते हैं, कई तरह के मेथड होते हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के। तो लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था कि आप क्या क्या यूज करते हैं। आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, दिस इज आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं, है ना। और क्या यूज कर सकते हैं आपको बताया गया था, आपको यूज करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। और जो आपको स्टैंडर्ड्स बताए गए थे वो स्टैंडर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों बाय द वे आप स्टैंडर्ड्स तो सारे जानते हैं, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड्स आपको बता रहे हैं वो पहले से ज्यादा बता रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल अब क्लास लीव मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके स्टैंडर्ड में पहले से ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड सभी बच्चों के सामने कि सभी बच्चों को बताया गया है कि लिमिट में जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो sin x/x इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू डिफाइंड वैल्यू है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे तो आएगा 0/0, क्योंकि sin 0 0 होता है तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। लेकिन ये 0/0 फॉर्म नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रूविंग एल हॉस्पिटल रूल से होती है। तो हम लोग उसकी प्रूविंग जब एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, दिस इज 1। तो सभी बच्चों को ये बात अच्छे से याद आ गई होगी कि sin x/x क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये तभी 1 होता है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है। लेकिन बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास सिर्फ sin x/x ही नहीं होता है, आपके पास साइन इनवर्स x/x नाम की भी चीज होती है। यानी कि अब आपको इनवर्स फंक्शन भी साथ में देखने होंगे। इनवर्स फंक्शन जैसे कि tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों पहली बार आपके सामने इनवर्स का ही मैंने लिमिट्स यूज करके आपको दिखाया।
उसी तरीके से बच्चों जब हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x, तो बच्चों मैंने आपको ये भी लिमिट बता रखी है, दिस लिमिट इज 1। उसी तरीके से अगर आप इस लिमिट को इनवर्स की तरह यूज करेंगे तो ये लिमिट इनवर्स की तरह कैसे दिखाई देगी आपको, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 tan इनवर्स x अपॉन x, ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बच्चों आप इनवर्स देख करके बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, जिस तरह से आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े थे ये बिल्कुल वही स्टैंडर्ड है, बस यहां पर इनवर्स के साथ आपके नए स्टैंडर्ड्स बन गए हैं। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि cos x अपॉन x 1 नहीं होता है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड आप मत लिखिएगा, क्योंकि cos x अपॉन x 1 नहीं होता है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो वो स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। जो स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूं वही स्टैंडर्ड आप यूज करेंगे। उसके अलावा बच्चों जब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इस तरह की लिमिट्स को मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, दिस इज n a n माइनस 1। उसी के साथ बच्चों अब अगर आप ध्यान से और देखें तो अगर हम इस तरह से लिमिट लिख दें कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a, तो बच्चों इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि मैंने बच्चों बताया आपको, क्योंकि साइन के अंदर का जो भी एंगल है अगर वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो जब x a होगा तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन के अंदर का जो भी एंगल है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, दैट मींस साइन समथिंग एंगल अपॉन एंगल वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। उसी तरीके से ये बच्चों स्टैंडर्ड आप tan के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये जब स्टैंडर्ड tan के लिए लगाएंगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a, दैट इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर आप इस बात को फिर से देखें तो tan के अंदर जो भी वैल्यू है ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ नहीं, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि जब आप x a डालेंगे तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और tan के अंदर का एंगल अगर 0 की तरफ अप्रोच करता है तो tan x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से मैंने स्टैंडर्ड आपके अपग्रेड कर दिए हैं, कुछ और भी स्टैंडर्ड जो आपके लिए बने हुए हैं। तो स्क्रीन ब्लैक है। हाँ हाँ अभी आराम करो, भेज रहे हैं, स्क्रीन आ गई, देखो स्क्रीन आ गई, देखो चेक करो। यस सर। ओके ओके बच्चों, तो आपके सामने फिर से स्क्रीन मैंने बंद कर दी है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आपके सामने जो है स्क्रीन वापस आ गई है, आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये भी लिमिट क्या होती है बच्चों, 1 होती है। नेक्स्ट अगर आप देखें लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज ln a। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, दिस इज ऑल्सो इज 1। तो सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे कि उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो लिमिट्स में यूज होते हैं। तो लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स
तो बच्चों किसी भी लिमिट को एवेल्युएट करने के लिए और क्या मेथड होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। सबसे पहले बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस √3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक्स में हर जगह दिया हुआ है, लेकिन अभी तक आप इस क्वेश्चन की अप्रोच सही ढंग से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट आता है तो वो कोई बता के नहीं आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे ही बेस्ड है। कैसे कर रहे हैं देखिए इसको। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल भूल चुके हैं, तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए और यहां पे लिख लीजिए 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ बच्चों कि आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो x है वो 3 से हम थोड़ा सा छोटा लेंगे, छोटा का मतलब 3 के ऊपर एक छोटा सा माइनस ब्लिंक करेंगे, ठीक है। यानी x आपका 3 नहीं है, 3 से छोटा है, ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले x अगर 3 से छोटा है तो कितना छोटा है ये तो पता नहीं, तो हम मान लेते हैं 3 माइनस एच। क्या मान लेते हैं, 3 माइनस एच टाइम्स छोटा है। लेकिन h बहुत बड़ा नंबर नहीं है, h भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ। किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ। और बच्चों अगर आपको हमने एक बार बताया था कि 3 से अगर छोटा नंबर है उसका अगर हम इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो 3 से छोटा नंबर अगर है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि छोटा बहुत छोटा है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये मतलब थोड़ी नहीं है। 3 से अगर छोटा नंबर है तो वो क्या हो सकता है, वो 3 से 2 के बीच में तो लाई करेगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट होगा 2। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि 3 माइनस एच के ऊपर एक ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर है वो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, और 2 से 3 के बीच में अगर कोई नंबर लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। अब हम राइट हैंड लिमिट के अंदर आते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब हम लिखते हैं x अप्रोचेस 3 प्लस, यानी 3 के ऊपर छोटा सा प्लस ब्लिंक करते हैं और लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। दैट मींस अब x आपका 3 से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो हम ले लेते हैं 3 प्लस एच, लेकिन h भी बहुत बड़ा नहीं है, h किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ। और बच्चों अगर हम 3 प्लस एच लिखते हैं तो 3 प्लस एच का क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर है वो 3 से 4 के बीच में लाई करेगा, और कोई भी नंबर अगर 3 से 4 के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 3 होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जब x 3 की तरफ अप्रोच करता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हम इसके आंसर में लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों अगर आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का आइडिया नहीं है तो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको काफी बार बताया है कि व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये सभी बच्चे जानते हैं, और अगर बिल्कुल अभी उनको आइडिया कम हो गया तो वो एक नंबर लाइन से फिर से समझ सकते हैं, नंबर लाइन बना करके। लेट्स से -2 -1 0 1 2 3। देखो बच्चों अगर हम यहां पर खड़े हो जाए 0 से 1 के बीच में तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हो जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। अगर हम 2 से 3 के बीच में खड़े हो जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 होगा। अगर हम -1 से 0 के बीच में खड़े हो जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -1 होगा। तो अब आप समझ गए, अगर आपके पास कोई इस तरह से लिख दे 1.2 तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, आप कहोगे 1.2 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। समझ में आया। अगर कोई लिखते 0.2 तो 0.2 ये नंबर कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। और यदि कोई आपसे लिख दे -1.5 तो -1.5 नंबर लाइन पे कहां लाई करेगा, पहले सोचो +1.5 कहां होगा, तो +1.5 बच्चों यहां पर होगा, तो -1.5 यहां पर होगा। यानी ये जो नंबर है -1.5 ये किसके बीच में लाई करता है, -2 से -1 के बीच में। यानी इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, -2 होगा।
समझ में आया? तो इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? जो दोनों नंबर में से कम वाला नंबर होता है, उसी को कहते हैं कि वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट भाई बच्चों आप लोग को इस स्टेज पे पता होना चाहिए। अब आप ये ना कहिए कि आपको इंटीग्रल पार्ट भी नहीं पता है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपकी बुक्स का, जिसको आप लोग ने ज्यादातर एग्जाम में गलत किया हुआ है। आई होप आप लोग आगे सही करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी रेडी हो जाइए। सबसे पहले बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिमिट x अप्रोचेस √3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों आपके सामने एक नया क्वेश्चन मैंने दिया है, इंटीग्रल पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर है, x अप्रोचेस √3। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे कि सर ये इंटीग्रल पार्ट के अंदर x नहीं है, एक्स स्क्वायर है। क्या है? x नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो दैट मींस अब हमको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस √3 माइनस। अब x क्या है बताइए? x आपका क्या है? √3 से पहले मैंने छोटा लिया। अब आपने कहा कितना छोटा लिया? तो हमने किया कि हमने √3 माइनस एच ले लिया। तो मतलब जहां x था उसको आपने √3 माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? √3 माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और बच्चों अगर आप इस लिमिट को निकालें तो इस लिमिट को किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले आप सोचेंगे कि √3 माइनस एच, √3 माइनस एच का स्क्वायर और उसके ऊपर एक इंटीग्रल पार्ट। तो सबसे पहले आप क्या आपकी एनालिसिस होगी, आप इसको कैसे सोचेंगे, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो √3 माइनस एच, तो √3 क्या होता है बच्चों? √3 होता है 1.732। तो अगर आप नंबर लाइन बना करके देखें तो 1 2 3, √3 क्या होता है? 1.732, यानी 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। और अगर हम माइनस एच करेंगे तो भी वो 1 से 2 के बीच में ही लाई करेगा, कि एच काफी स्मॉल होता है, 0.001 टाइप का। तो यानी कि √3 माइनस एच करने पर ये जो नंबर है ये लाई कहां कर रहा है? 1 से 2 के बीच में ही लाई कर रहा। लेकिन ये 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर देखेंगे तो बच्चों यहां पर कहानी बदल जाएगी। आपको इसके स्क्वायर से मतलब है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या पैटर्न होता है बच्चों, ये आपको समझना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस √3 और अंदर है आपका एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि x अप्रोच कर रहा है √3 की तरफ। तो एक्स स्क्वायर किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 3 की तरफ। एक्स स्क्वायर किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 3 की तरफ। तो बच्चों अगर एक्स स्क्वायर 3 की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर में करते हैं कुछ भी फंक्शन प्लस एच माइनस एच, तो वो 3 पर असर पड़ेगा, प्लस एच माइनस एच। इसका मतलब अगर हम इस लिमिट को डायरेक्टली समझना चाहें तो ये लिमिट क्या निकल करके आएगी? ये लिमिट निकल के आएगी 2। ये लिमिट क्या निकल के आएगी? 2 निकल करके आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप √3 माइनस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? √3 माइनस और एक √3 प्लस। और अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो अगर आप इसको ओपन कर लें तो आपको यहां से भी समझ में आ सकता है। आप इसको ओपन कर लीजिए। √3 का स्क्वायर 3 हुआ, प्लस एच स्क्वायर हुआ, -2√3h हुआ। अब आप यहां से इस बात को चेक कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इस बात को यहां से चेक करेंगे तो भी आपको ये बात यहां से क्लियर कट समझ में आ सकती है कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को ये बात क्लियर होना चाहिए कि अगर x अप्रोच करता है √3 की तरफ, यानी x आपका √3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x आपका किसके बीच में लाई करता है? 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा? अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया जा रहा है।
ठीक है बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरीके से जब आप लिमिट x अप्रोचेस √3 प्लस लिमिट निकालेंगे तो ये लिमिट निकल करके आएगी 3। ये लिमिट क्या निकल के आएगी? 3। इसी तरीके से LHL और RHL लिमिट आपकी इक्वल नहीं आ पाएगी, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को किस तरह से समझा है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अगर आपने समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, वरना आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन की तरफ। तो बाय द वे, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं तो उसके पिछले वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा। मे भी हो सकता है आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ना पता हो, लेकिन पिछले वाले कंसेप्ट की तरफ आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से मैंने किया है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल मैंने डिफिकल्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग मूव कर रहे हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x approaches to square root of 1 plus √2 plus x minus √3 whole divided by x minus 2। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आप न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करिए और आंसर मेरे को बताइए। तो बच्चों आप लोग इसको रैशनलाइज कर चुके होंगे, अब आप अपना आंसर चेक करिए। सबसे पहले ये देखिए रैशनलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है। तो ऊपर -√3 है, तो आप किससे रैशनलाइज करेंगे? +√3 से। तो देखिए बच्चों मैं रैशनलाइज करने अब जा रहा हूं। तो 1 + 2 + x + √3। देखिए बच्चों मैं रैशनलाइज करके आपको दिखा रहा हूं। x - 2 into bracket 1 + √2 + x + √3। तो बच्चों देखिए मैंने आपके सामने रैशनलाइज कर दिया है। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू a + b a - b। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा 1 + √2 + x - 3। आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर है a + b a - b से। x - 2 into bracket √1 + 2 + x + √3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आपको कुछ भी ज्यादा काम नहीं करना है। This is limit x approaches to √2 + x 1 - 3 is -2 upon x - 2। यही स्टेप आपको बार बार रिपीट करने हैं, तो आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। अब बच्चों फाइनली आपका क्वेश्चन देखिए कहां पहुंच गया। चेक करिए आपके क्वेश्चन का आंसर अभी आ सकता है? नहीं आ सकता अभी भी, क्योंकि अगर आप x2 पुट कर रहे हैं तो 2 पुट करने पे अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को फिर से रैशनलाइज करिए, दोबारा रैशनलाइज करिए। तो बच्चों देखिए मैं आपको दोबारा रैशनलाइज कर दे रहा हूं। दिस इज उसके कॉन्जुगेट से आप दोबारा रैशनलाइज करिए। देखिए हमने दोबारा रैशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो a + b a - b, दिस इज 2 + x -4 होल डिवाइड बाय x - 2 into bracket 1 + 2 + x + √3 into bracket 2 + x + 2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में x - 2 बन गया है और x - 2 से ये x - 2 कैंसिल हो गया। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है और आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप इसमें क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप x की जगह 2 पुट करेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा और आंसर इज 1/8√3। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ अगर आप प्रॉपरली रैशनलाइजेशन सही ढंग से करते हैं तो क्वेश्चन आपसे काफी जल्दी हो सकता है। तो सभी बच्चों से ये रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x approaches 1
x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है, माइनस n इज इक्वल टू 5050। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 5050। आपसे पूछ रहा है कि n क्या होगा, व्हाट इज n, दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में लिखा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स की पावर n, ये लिखा है। न्यूमरेटर को पहले सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखिए कि न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है। और अगर न्यूमरेटर में वो ध्यान देते हैं तो उनको पूरी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है। दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बच्चों ये क्या है, ये एक जीपी है। क्या है ये, जीपी। जीपी के एन टर्म्स हैं, क्या है, जीपी के एन टर्म्स हैं और उनका सम होता है जीपी का ए। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो आ जाएगा आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दिस इज द जीपी। सभी बच्चों को ये जीपी क्लियर होनी चाहिए कि जीपी में लिखा क्या है। तो दिस इज कॉल्ड जीपी। सभी बच्चों को ये जीपी काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जो स्टार्टिंग का टर्म है दिस इज कॉल्ड जीपी माइनस n, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो बच्चों आप ध्यान से देखते हैं कि मैंने इस जीपी को रिप्लेस कर दिया है उसके सम से, और ये वैल्यू जो है ये 5050 है। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, इसको आप क्या करेंगे, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों जब आप इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सभी बच्चे इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दें। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करिए। तो जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स। देखिए x इंटू एक्स की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एन एक्स माइनस माइनस प्लस n। देखिए माइनस एन एक्स माइनस माइनस प्लस n होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और नीचे भी x माइनस 1 है तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्टेप देखिए, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये वाला स्टेप जरा ध्यान से देखिए। सभी बच्चों को यह वाला स्टेप समझ में आना चाहिए। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर सोचना है कि आप क्या करें ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बच्चों आप किस तरह से सोचेंगे अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन को जल्दी यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, जल्दी देखिए किस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये ऑलरेडी आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 5050, ठीक है। यानी यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी इसको 100। तो ये n इज इक्वल टू 100 के लिए ट्रू होता है। दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 100। तो अगर आपसे सिंप्लीफाई नहीं हुआ है तो आप इसको ध्यान से सिंप्लीफाई करिएगा, आपसे हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और यदि आपसे सिंप्लीफाई अभी तक नहीं हुआ है तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे देता हूं। आप सिंप्लीफिकेशन उसका देख सकते हैं। अगर आपसे अभी तक नहीं हो पाया है तो उसका सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे कभी भी आपको दे दिया जाए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1,
x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस एन होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन। तो उसको सबसे आसान तरीका ये होता है सिंप्लीफाई करने का कि आप क्या करिए कि ये जो n लिखा हुआ है, ये जो n लिखा हुआ है, तो n कैसे बनता है? अगर n को हम ऐसे लिख दें 1 प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये n कितनी n टाइम्स होगा, तभी तो हमने इसको n लिखा है। n बनता कैसे है? जैसे 1 और 1 2 बार होगा तो 2 हो जाता है, 1 और 1 3 बार होगा तो उसका सम 3 हो जाता है, 1 और 1 4 बार होगा तो उसका सम 4 बार हो जाता है, और 1 और 1 n बार होगा तो उसका सम क्या हो जाता है? n हो जाता है। तो n किससे बनता है? 1 प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ऐसे ही तो n आपका बनता है ना, यही तो तरीका होता है 1। तो आप n को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स होगा। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं? कि ये भी नहीं आती समझ में कि अगर हम 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो हम वो क्या आ जाएगा? वो फाइनली क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं? ओके, तो 1 आपका कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। अब आप बच्चों क्या करिए, अगर आपसे अभी तक सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, आपको याद नहीं आ रहा है, तो इसको अब आप इस तरह से लिख लीजिए, x के साथ एक 1 ले लीजिए, एक एक्स स्क्वायर के साथ 1 ले लीजिए, एक एक्स क्यूब के साथ 1 ले लीजिए। इस तरह से करते करते x की पावर n के साथ एक 1 ले लीजिए। ऐसा आप समझ सकते हैं? यानी ये बच्चों x माइनस वन तो सभी के साथ है, तो x माइनस वन से आप सभी को डिवाइड करते चले जाइए। ठीक है, यहां तक आप होपफुली समझ गए होंगे। अब बच्चों मैंने आपको जो स्टैंडर्ड बताया था वो स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। दिस इज n a n माइनस वन। तो बच्चों पहला वाला तो डायरेक्टली 1 हो गई लिमिट उसकी, दूसरे वाले की लिमिट निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? n a n माइनस वन। ठीक है, दूसरे वाले की लिमिट, उसमें a की जगह 1 है। अगर आप इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो a की जगह 1 है। दूसरा तीसरा देखिए n a n माइनस वन, ऐसे करके चलता चला जाएगा, लास्ट में आएगा x की पावर n माइनस वन की पावर n अपॉन x माइनस वन। तो दिस इज n a n माइनस वन। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये बन गया 1 प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 n, ये बन गया। तो ये बच्चों क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आपको पता है, दिस इज 1/2 nn प्लस वन। इसलिए बच्चों मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने पीछे डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या लिख दी? 1/2 nn प्लस वन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें। तो मैंने आपको जो सिंप्लीफाई करने का पहले मेथड बताया था वो मैंने आपको यही मेथड बताया था। अब आपको याद आ गया होगा कि सिंप्लीफाई किस तरह से किया जा सकता है। तो सभी बच्चों को ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जल्दी। द क्वेश्चन इज लिमिट n tending towards infinity 1 square 2 square 3 square dot 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 n square whole divided by n cube। ये है क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम आपको मैंने याद करवा दिया है, वो होता है 1/2 n n प्लस वन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये भी मैंने आपको लर्न करा दिया है। ये क्या होता है? 1/6 n n प्लस वन 2n प्लस वन। और बच्चों मैंने आपको सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये भी मैंने आपको लर्न करवा दिया है। ये होता है बच्चों 1/4 n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर। तो बच्चों बस आपको यही कंसेप्ट यहां पे यूज करना है। तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेकंड वाला है इसको आप यूज करिए। दिस इज 1/6 n n प्लस वन 2n प्लस वन, इसको आपने यूज किया। और डिवाइड बच्चों किससे करना है? n क्यूब से करना है। और बच्चों जब इंफिनिटी वाली लिमिट होती है तो उसका कंसेप्ट क्या होता है कि आप ये जो n क्यूब है उसको स्प्लिट कर देंगे। एक n इसको देंगे, एक n प्लस वन अपॉन n को देंगे, एक 2n प्लस वन अपॉन n को देंगे। इस तरह से आप n को स्प्लिट कर देंगे।
तो बच्चों जब आप n को स्प्लिट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/6 टाइम्स 1 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए जब n इंफिनिटी होता है तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 2/6, 2/6 यू नो दैट 2/6 इज 1/3। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बेहद आसान है, बस आपको समेशंस पता होने चाहिए कि किसका समेशन क्या होता है। यदि आपको समेशन नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो समेशन बच्चों आपको 100% पता होना चाहिए इस स्टेज पे। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको निकालना है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 into 2 2 into 3 3 into 4 डॉट 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 n into n plus 1। इसको आप बच्चों डिवाइड कर रहे हैं n की पावर 3 से। देखिए बच्चों क्वेश्चन किस तरह से होगा। सबसे पहले बच्चों आपको सिखाया गया है कि 1 into 2 2 into 3 3 into 4, ये जो सम है कहां तक जा रहा है n into n plus 1 तक। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी सी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो इसका जनरल टर्म को हम लोग लिखते हैं rth टर्म। तो rth टर्म क्या होगा, इसका rth टर्म होगा r plus 1, आपको याद होगा। और बच्चों मेरे को चाहिए क्या, मेरे को समेशन चाहिए, यानी इन सारे टर्म्स का सम चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैंने इसका एक जनरल टर्म ले लिया और दोनों तरफ समेशन ले लिया। क्या ले लिया, दोनों तरफ समेशन ले लिया। और r कहां से जा रहा है 1 से लेकर के n तक। r कहां जा रहा है 1 से लेकर के n तक। तो r1 डालेंगे तो बच्चों t1 बन जाएगा, फिर r2 डालेंगे तो t2 बन जाएगा। यानी ये समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये समेशन रिप्रेजेंट करता है इन सबका सम, इन सबका सम 1 into 2 2 into 3 3 into 4 इसको रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों अब इस समेशन को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे समेशन आर स्क्वायर प्लस आर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस आर मल्टीप्लाई कर दीजिए और समेशन को ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा समेशन आर स्क्वायर प्लस समेशन आर। और समेशन आर स्क्वायर की बच्चों वैल्यू मैं आपको वैल्यू बता रखी है, दिस इज 1/6 n plus 1 2n plus 1। और समेशन आर की वैल्यू बता रखी है 1/2 n plus 1। तो बच्चों इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाल ली है, यानी आपने लिमिट्स के न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल ली है। और लिमिट्स के न्यूमरेटर की वैल्यू अगर आ चुकी है तो आप इसको प्लेस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/6 n plus 1 2n plus 1 प्लस 1/2 n plus 1। और बच्चों आप किससे डिवाइड करने वाले हैं, इसको डिवाइड करेंगे आप n क्यूब से। तो बच्चों न्यूमरेटर में मैंने लिमिट्स की वैल्यू डाल दी है, लिमिट के न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई थी और उसको डिवाइड करना था n क्यूब से। अब बच्चों आगे का कंसेप्ट आपको पता है, इसको आप धीरे धीरे करिए। n क्यूब एक बार पहले वाले टर्म को दे दीजिए, फिर दूसरे वाले टर्म को दे दीजिए और धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई करते चले जाइए। धीरे धीरे बच्चों उसको आप सिंप्लीफाई करते चले जाइए, आपका आंसर जल्द ही आ जाएगा। तो बच्चों उसको आप लोग ने सिंप्लीफाई कर लिया होगा। 1/6 को अगर n क्यूब देना है तो आप इस तरह से देंगे। देखिए 1/6 को मैंने n क्यूब पकड़ा दिया है अलग अलग करके, और इसको देना है तो आप इस तरह से देंगे, एक n इसको दे दिया, एक n इसको दे दिया और एक 1/n अलग से लिख दिया। तो n क्यूब बच्चों मैंने दे दिया। और जैसे ही बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपको क्लियर कट सब यहाँ पे समझ में आने लगेगा। दिस इज 1/6, ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 + 1/n हो गया, ये 2 + 1/n हो गया, और ये 1/2 टाइम्स 1 + 1/n हो गया इंटू 1/n हो गया। तो आई थिंक ये कंसेप्ट अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस किए जा सकते हैं अगर क्वेश्चंस घुमा फिरा करके भी आए। तो बच्चों 1/n अगर n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो 1/n क्या हो जाएगा 0। तो ये बच्चों 0 हो गया, ये भी 0 हो गया,
ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो दूसरा वाला तो पार्ट पूरा ही 0 हो गया। यहां से आपका आंसर निकला है 2/6, और 2/6 का मतलब होता है 1/3। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो बच्चों अब करना ये होगा कि आपके स्कूल में जो भी प्री बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो प्री बोर्ड के एग्जाम्स को देने से पहले आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है कि आपके स्कूल में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे कि गेल में आकर्षण ने जितने भी एग्जाम्स हुए उसके क्वेश्चन पेपर मेरे को भेजे हैं, तो वैसे ही ऋषि आपके पास भी जितने ही क्वेश्चंस पेपर हो वो क्वेश्चंस पेपर्स वापस कलेक्ट कर लीजिए, जितने भी एग्जाम्स आपके स्कूल में हो चुके हैं उन क्वेश्चन पेपर्स को आप दोबारा लगाइए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा फाइनल पेपर, उसमें 50% क्वेश्चन आपके वही होंगे जो आपके ऑलरेडी पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप स्कूल लेवल पे आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको दोबारा लगाइए, ठीक है? स्कूल लेवल के क्वेश्चन पेपर्स आप दोबारा लगाइए, और उसके अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या नॉर्मल एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाइए, जिससे आपका स्कूल वाला पार्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। यस बेटा बताइए आकर्षण। सर सिलेबस पूरा आएगा क्या सर प्री बोर्ड में भी? हाँ, क्योंकि सर हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्चुअली में, हाँ तो बेटा इसमें ऐसा है कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो जो डिलीटेड पोर्शन है उसको फॉलो कर रहे हैं, और कुछ स्कूल जो है वो डिलीटेड पोर्शन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो पूरा हमारा पूरा होम सिलेबस बोर्ड दे है, रहे हैं। डीएवी बोर्ड। तो ये आप अपने स्कूल से कंफर्म कर लीजिए कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो पूरा सिलेबस नहीं देंगे, और नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो पूरा सिलेबस देंगे। तो ये आपके स्कूल के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि मेरे पास तो कई स्कूल्स के बच्चे आते हैं, मेरे पास डीपीएस के भी आते हैं, जेके के भी आते हैं, शेलिंग हाउस के भी आते हैं। उसमें से एक डीपीएस स्कूल ऐसा है कल्याणपुर का, जो किसी भी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, वो पूरा पूरा सिलेबस उठा करके एग्जाम्स में बच्चों को दे रहा है। तो आपको ये जान के भी खुशी होगी कि आपके स्कूल्स जो है उनके नोटिफिकेशन आने चालू हो गए होंगे, आपके स्कूल्स वगैरह सब ओपन होने वाले हैं। स्कूल्स का आपको पता पड़ गया होगा कि स्कूल सारे ओपन होने वाले हैं। आज सारे स्कूल्स ने लगभग सबके व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुके हैं स्कूल्स ओपनिंग होने के। तो बच्चों के स्कूल जो खुल रहे हैं वो 15 तारीख से खुल रहे हैं, यानी कि परसों से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। और उसमें शर्तें ये हैं कि आपको 100% का मतलब 100% में से 75% आपको अटेंडेंस कंपलसरी है। इसके अलावा आपके जो भी फाइनल एग्जाम्स होंगे स्कूल में वो सारे ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन एग्जाम है आपके स्कूल में फाइनल एग्जाम, इसलिए अब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि स्कूल खुलने के नोटिफिकेशन सबके पास आ गए हैं। तो 15 तारीख से आपके स्कूल्स खुल गए हैं, यानी परसों से आपके स्कूल खुल गए हैं। आपको अपना स्कूल ज्वाइन करना है, फिर से वापस वही रूटीन आपका वर्क चालू हो गया। तो बच्चों कुछ और पूछना चाहते हैं तो भले पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूं। तो ऋषि बेटा आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। तो ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ से क्लास अब ओवर करते हैं। तो आपके पास काम ये रहेगा कि आप लिमिट्स को अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से दोबारा लगाइए, एक एक क्वेश्चन लगाइए, और अगर आपके पास लेटेस्ट आरडी शर्मा है तो आरडी शर्मा को उठाइए, उसमें जहां जहां सीबीएसई या एनसीईआरटी लिखा हुआ है वो सारे क्वेश्चंस लगाइए फिर से, तो उससे आपकी लिमिट्स काफी बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अपनी क्लास को विराम देते हैं, क्लास को ब्रेक लेते हैं।